हाँ जी। नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको जैसा कि मैंने कल भी बताया था, याद आ रहा होगा आपको, है ना। आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और वो चैप्टर होगा एटमॉस्फेयर। क्लाइमेटोलॉजी की बेसिकली शुरुआत करने जा रहा हूं मैं। यूनिट का नाम क्लाइमेटोलॉजी है और यूनिट का नाम है क्लाइमेटोलॉजी। चैप्टर का नाम होगा एटमॉस्फेयर, हिंदी में जिसे कहा जाता है वायुमंडल। आपने ट्रांसपोर्ट नहीं कराया है। कल की क्लास में जब मैं बता रहा था कि ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर, डैम वाला चैप्टर और लेक वाला चैप्टर स्टैटिक जीके के बैच से करने हैं, तब आप क्या कचौड़ी खाने गए थे? हाँ? एक बार जब बात बता दी जाती है तो आपको समझ नहीं आती है क्या? हिस्ट्री नहीं चल रही है क्यों? मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं तो मुझसे ज्योग्राफी की बात करो, इसका जवाब मैं दे पाऊंगा आसानी से। चलो बकवास नहीं, जल्दी से हेडिंग डालो, एटमॉस्फेयर। हिंदी में कह दो इसको वायुमंडल। ओके। एटमॉस्फेयर हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे वायुमंडल की, तो वायुमंडल है क्या? आपका आंसर होगा हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है। बहुत सारी गैसें हमारी पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती हैं, उसी को वायुमंडल कहा जाता है। जो वायुमंडल है, ध्यान से समझना, गैसों का आवरण है। अब बात यह आ जाती है कि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के चारों ओर क्यों टिका हुआ है? The answer will be that due to the effect of gravitation. Okay, the gravity of Earth attract these gases towards the center of Earth. That's why these gases are found in surrounding of Earth and it not escape the Earth. पृथ्वी के गुरुत्व के कारण क्या है? पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ये सभी की सभी गैसें पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती हैं, पृथ्वी को छोड़कर नहीं भागती है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज envelope of gases. वायुमंडल क्या है? तो ये वायुमंडल है सर गैसों का आवरण। अगला पॉइंट होगा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है। तो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में होती है गैस। और क्या होता है सर? हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं धूलकण। और क्या होता है सर? हमारे एटमॉस्फेयर में होती है जलवाष्प। इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर, गैस, धूलकण और जलवाष्प। गैसों में बात करेंगे हम तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी गैस की? आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। राइट। जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट होती है? तो आपका आंसर होगा ये होती है सर 71%, है ना। 71% होती है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा कि जो नाइट्रोजन गैस है, याद रखना ये सबसे अधिक पाई जाती है। है ना, ये सबसे अधिक पाई जाती है। ओके, सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसकी वजह से में क्या होता है, तो ये प्रोवाइड करती है सर क्या? प्रोवाइड एयर प्रेशर। ये क्या प्रोवाइड करती है? तो आपका आंसर होगा प्रोवाइड एयर प्रेशर। ये हमें वायुदाब देती है। ये हमें वायुदाब उपलब्ध कराती है। इसकी वजह से हमें एयर प्रेशर फील होता है। राइट, क्लियर है यहां तक? चलो बेटा, यहां 71 नहीं 78। ये हमें वायुदाब उपलब्ध कराती है। ओके, सुन।
78% से लेकर के 78.1% तक होती है। इससे हमें बायोदाब उपलब्ध कराती है हमें। और ध्यान से समझना, जो फायर होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है, यानी कि ये जलती हुई आग को क्या करती है, आग को नियंत्रित करने का काम करती है। कंट्रोल फायर। नाइट्रोजन गैस कंट्रोल द फायर। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, तो आपका आंसर होगा फायर को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके बाद फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट गैस है वो है ऑक्सीजन गैस। ये कितने परसेंट होती है सर, ये होती है 20.9%। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये गैस क्या करती है, पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन। ये क्या करती है सर, पार्टिसिपेट करती है किसमें, पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन। ओके, ये क्या करती है सर, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है, यानी कि ये श्वसन में भाग लेती है। और जब ये श्वसन में भाग लेती है तो इसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये क्या करती है सर, श्वसन क्रिया में भाग लेती है। राइट, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो ऑक्सीजन है, ध्यान से समझना, इसको कहा जाता है जीवनदायिनी गैस। इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जीवनदायिनी गैस। राइट, वेरी गुड। थर्ड नंबर पे आ जाती है सर आर्गन गैस, और ये होती है 0.94%। ये एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है बेटा, इनर्ट गैस का मतलब होता है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय का मतलब जानते हो, निष्क्रिय का मतलब जो किसी भी अदर गैस से रिएक्ट ना करे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला पॉइंट होगा CO2। CO2 का जो परसेंट होता है 0.03 से लेकर के 0.04% के समथिंग अबाउट होता है। ये सबसे भारी गैस मानी जाती है। कैसी गैस मानी जाती है, सबसे भारी गैस। और सबसे बड़ी बात कि जो CO2 है ये ग्रीन हाउस गैस भी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, ये कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ये बेसिकली अगर हम बात करेंगे, चार मुख्य गैसें हैं हमारे वायुमंडल की। ओके, अब बात आ जाती है सर धूल कण क्या करते हैं, है ना। सेकंड पैरामीटर जो है वो क्या है, धूल कण है। अगर हम बात करेंगे अपने एटमॉस्फेयर की, ओके, तो अवर एटमॉस्फेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। Our atmosphere is an example of colloidal solution because in our atmosphere dust particles are suspected. Okay, dust particles are suspected, and when sunlight incident on that particles or sunlight incident on dust particles, light start scattering. Okay, light start scattering. That's why the object in our surrounding are visible easily. हमारा जो वायुमंडल है इसको एक कोलॉइडल सॉल्यूशन माना जाता है, क्योंकि इसमें धूल कण तैरते रहते हैं। और जब इन्हीं धूल कण पे सूर्य का प्रकाश आके गिरता है तो प्रकाश फैलता है, और प्रकाश फैलने की वजह से ही ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अवर सराउंडिंग आर विजिबल। जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे चारों तरफ वो विजिबल होते हैं। ओके, आई कैन सी योर कमेंट्स ऑन माई स्क्रीन। वाई? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, so we can say that dust particles are also present in this room. If dust particles are not present in this room, then you cannot see my writing or my board easily. अगर इस रूम में डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते तो आप ये सब नहीं देख पा रहे होते, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल लाइट होती। तो प्रकाश को फैलाने का काम कौन कर रहा है, डस्ट पार्टिकल्स कर रहे हैं। इसी वजह से याद रखना, सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होती है वो ब्लू कलर में होती है, और ब्लू कलर में स्कैटरिंग ज्यादा होने के कारण ही हमें आसमान नीला दिखाई देता है। तो आसमान नीला हमें किसकी वजह से दिखाई देता है, आंसर होगा डस्ट पार्टिकल्स की वजह से दिखाई देता है। और आसमान के नीला दिखने में कौन सा फिनोमेना अप्लाई होता है, तो आपका आंसर होगा स्कैटरिंग, प्रकाश का फैलना। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, वेरी गुड। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इनकी वजह से क्या होता है, आसमान नीला दिखाई देता है।
ओके, अब ध्यान से समझना, लेट्स सी, इट इज अ डस्ट पार्टिकल, ओके, एंड दिस डस्ट पार्टिकल इज नोन एज hypsographic center. Now question arises that what is the meaning of hypsographic center? This dust particle is called hypsographic center because it attract the water vapor particles located in its surrounding. ये जो धूल का कण है इसको आर्द्रता ग्राही केंद्र कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, अपने आसपास के जलवाष्प के कणों को एक अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, एक जगह एकत्रित करता है. When the temperature of this dust particle decrease, condensation start, and when condensation start, cloud genesis also start. Or we can say that condensation is a process in which water vapor start converted into water drops, or we can see that condensation is a phenomena which formed the clouds. हिंदी में इसी बात को मैं बोलूंगा तो ये कहूंगा कि जैसे ही इस धूल के कण का तापमान गिरेगा तो धूल के कण का तापमान गिरते ही संघनन की प्रक्रिया होने लगेगी और इस संघनन की प्रक्रिया से ही बादलों का निर्माण होता है. संघनन की प्रक्रिया से ही जो ये जलवाष्प है इसके चारों तरफ, ओके, इसके चारों तरफ जो जलवाष्प है वो जल के कणों में बदलना शुरू हो जाएगी. इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, हिंदी में भी बोल रहा हूं, अगर कोई संस्कृत वाला हो तो संस्कृत में भी पढ़ा दूंगा. आगे बात समझ में? अंगद कह रहा है डोंट एक्सप्लेन इन हिंदी. अच्छा, ओनली इंग्लिश. देखो ध्यान से सर, हिंदी लैंग्वेज ओनली प्लीज. जब आप इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी की डिमांड मैं दोनों में लेके चल रहा हूं, परेशान मत हो, एक लैंग्वेज पे फोकस करो आप. तो जब इस धूल के कण का तापमान गिरता है तो संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसी से फिर क्या होता है सर, बादलों का निर्माण होता है. तो मैं यहां लिख देता हूं, धूलकण जो होते हैं ये बादल निर्माण में सहायक होते हैं. ये क्या होते हैं सर, बादल निर्माण में सहायक होते हैं. नोट कर दो आप इसको जल्दी से, फिर थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम, जलवाष्प. ओके, थर्ड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे अभी हम, जलवाष्प. अरे छाप लो. ठीक है भाई साहब, हिंदी में पढ़ा देंगे. हिंदी में पढ़ा देंगे. आर्यन कह रहा है आप मुझे प्यार नहीं करते हैं. निखिल लिख रहा है बढ़िया ना पढ़ाता. अबे मैं बढ़िया ना पढ़ाता तो एक काम कर, अपने फूफा को कॉल कर ले और उनसे कह दे कि फूफा तू बढ़िया पढ़ा दे. ऐसे ही बोलना जैसे मुझसे बोल रहा है, क्या पता वो बढ़िया पढ़ा दे कुछ. ठीक है निखिल? करके देख, बात कर ले उनसे, क्या पता बैच आ रहा हो उनका, वो पढ़ा दें तुझे. ठीक है, पूछ उनसे, क्या पता उनका बैच आ रहा हो, आराम से तुझे ऐसा पढ़ा दें कहीं भूले ही ना. कर ले बेटा. घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई आपको टीचर से कैसे बात करते हैं. गंदी सी जुबान से तू एक कमेंट लिख रहा है बढ़िया ना पढ़ाता. शर्म, हया, लाज, ये 3-4 शब्द होते हैं जिनका हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है. तो इनके सॉफ्टवेयर तेरे दिमाग में अपलोड नहीं हुए या करप्टेड हो गए? क्यों बे, इनके सॉफ्टवेयर ही नहीं चढ़े तेरे दिमाग में या करप्टेड हो गए? हो गया यहां तक? अबे गधो, कम से कम जिससे पढ़ने आए हो कम से कम उससे तो तमीज से बात कर लिया करो.
ये देश का नाम रोशन करेंगे, नौकरी पे जाके ये भाई साहब गवर्नमेंट में जाके ये बहुत अच्छे काम करेंगे, और सरकार को इनको रोजगार देना भी चाहिए। हेडिंग डालो, चलो जल वाष्प, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो हेडिंग डालो वाटर वेपर। हिंदी में इसी को जलवाष्प कहा जाता है। अब देखो ध्यान से जलवाष्प को क्या है। बहुत सिंपल सी चीज है, मैं हिंदी में ही पूरा समझा रहा हूं, नाटकखोरी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से पढ़ लो, ठीक है। और ऐसे बदतमीजों की वजह से सच में यार दिमाग खराब हो जाता है। मतलब गधों को ये होश नहीं है किससे हम बात कर रहे हैं, कैसे बात करनी चाहिए। बात ये नहीं है कि मुझसे बोल दिया, कम से कम यार टीचिंग प्रोफेशन की तो इज्जत करो। ये पानी भरा हुआ, यहां पे कोई स्थल है, देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है। जब यहां पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो इसका बाष्पीकरण होगा, तो यहां वायुमंडल में जलवाष्प का निर्माण होगा। जलवाष्प का निर्माण किससे होता है, तो आपका आंसर होगा पानी का बाष्पीकरण होने से। ठीक है, देखो ध्यान से, जब वेपराइजेशन होता है तो क्या होगा, वाटर वेपर फॉर्म्ड। यानी कि जब वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण होने पर जलवाष्प बनता है, राइट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। सूर्य की किरणें इस पर पड़ेगी तो ये वापस कर देगा, इस पर पड़ेंगी तो इसको भी वापस कर देगा। ये सूर्य की किरणें इस पर पड़ेगी तो इसको भी वापस कर देगा, ये जलवाष्प का जो कण है। और यहां से पृथ्वी जिस ऊर्जा का स्थानांतरण कर रही है इसको भी वापस कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि जलवाष्प का जो कण है एक बैरियर का काम कर रहा है, अवरोधक का काम कर रहा है, राइट। तो इसी के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने लगती है। तो जलवाष्प कैसे कार्य करता है, तो आपका आंसर होगा ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करता है। जलवाष्प जो है ये ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करता है। और अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया है ना, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि जब जलवाष्प का संघनन होगा तभी वर्षा होगी। तो जब इसका संघनन होगा, संघनन होने पर क्या होता है, वर्षा होती है। बस सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखो ध्यान से, वायुमंडल की कितनी परतें हैं। एमडी नाम से भी कमेंट आ रहा है, कह रहा है आप एक गंभीर टीचर बनिए। मन तो करता है इनको ढंग से अपनी भाषा में समझाऊं, पर फिर लगता है छोड़ो यार, पढ़ने वाले स्टूडेंट का लॉस क्यों करो। देखो ये कुछ एटमॉस्फेयर की लेयर है। एमडी बस एक बात का जवाब दे दे मुझे, तेरे अंदर इतनी, तेरी क्वालिफिकेशन या तेरे अंदर इतनी समझ है कि तू मुझे बता पाए कि मुझे क्या बनना है। एक बार सोच के देखना शांत मूड में बैठ के, ठीक है। तेरे अंदर इतनी काबिलियत है क्या जो तू मुझे ये बता पाए कि मुझे क्या बनना है? अगर है तो आज के बाद मेरी क्लास मत करना, और नहीं है तो आज के बाद फिर शांति से पढ़ना शुरू कर देना। ये कुछ लेयर हैं यहां पे एटमॉस्फेयर की, ठीक है। इन एटमॉस्फेयर की लेयर के नाम क्या क्या हैं, देखो ध्यान से।
सबसे पहली लेयर का नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है इसका? क्षोभ मंडल। इसी को कहा जाता है इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर। ठीक है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। क्लियर है? ये वाली जो लेयर है, इस लेयर का नाम है समताप मंडल। इसका नाम क्या है? समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फियर। ये वाली जो लेयर है, इसका नाम है मध्य मंडल। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला पॉइंट होगा, यहां पर है आयन मंडल। और लास्ट में पड़ता है एक्सोस्फीयर। हिंदी में कहा जाता है इसको वराही मंडल। यहां तो ऊंचाई है 18 किलोमीटर, यहां ऊंचाई है 8 किलोमीटर, यहां ऊंचाई है 50 किलोमीटर, यहां है 80 किलोमीटर, ये है 640 किलोमीटर और यहां पर है ये 10,000 किलोमीटर। ठीक है, बराबर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? चलो देखिए, आर्यन नाम से कमेंट आ रहे हैं, इसके कमेंट ब्लॉक करवा। नीचे जो कमेंट आ रही है आर्यन नाम से, एक आर्यन नाम से और एक एमडी नाम से। एमडी नाम से कमेंट आ रहा है, सब लड़के मजाक उड़ाते हैं इसलिए बोले हैं। भाई तुझे कैसे पता कि सब लड़के मेरा मजाक बना रहे? तुझे कैसे पता? तू अंतर्यामी हो रहा है, कौन हो रहा है? इसके भी कमेंट हटवा यहां से। अरे स्टूडेंट है, कोई बात कर रहा है, थोड़ा बहुत सब चलता है। तो ये कौन सा तेरे अंदर मतलब कहां से अद्भुत प्रकार की बात आ गई कि सब लड़के मजाक उड़ाते हैं आपका? तो बुद्धि सुधार ले, पढ़ ले, कुछ टाइम खराब मत कर अपना। ठीक है, तेरे जैसे लोगों की जिंदगी निकल जाती है दूसरों का क्रिटिसाइज करने में और दूसरों का मजाक उड़ाने में। मजाक तो तू बना रहा है, जो तेरे अंदर पहले ही नेगेटिविटी आ गई कि इस टीचर का तो सब लड़के मजाक उड़ा रहे हैं। और मेरा आज तक किसी ने मजाक नहीं उड़ाया है। और शांत मूड में बैठ के सोचना, जितना मैं स्टूडेंट को डांट लेता हूं और गंदे तरीके से डांट लेता हूं, कोई टीचर डांटता नहीं है। और तब भी स्टूडेंट रेस्पेक्ट करता है बड़े आराम से, और हर जगह फॉलो भी करता है। कहीं भी चेक कर लेना। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? तो अपनी इस गंदी सी सोच को अपनी जेब में डाल ले। ठीक है, चलता है, उन्होंने किसी ने कुछ कहा, मैंने किसी को डांटा, इट्स ओके। इसमें तू ये नया ड्रामा कहां से ले आया कि स्टूडेंट मजाक बना रहा है? मनी ऑर्डर भेजा था क्या किसी ने तेरे घर? एक एक करके अब क्या करना है, अब इन सभी के सभी मंडल के बारे में हमें समझना है ना, कि कौन सा मंडल कहां पर है और क्या है। बात क्लियर है यहां तक? रख दे भी, क्लास एंड होने के बाद दिखाऊंगा। चाय ले इधर। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात क्षोभ मंडल की हो रही है। ठीक है, क्षोभ मंडल की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ध्यान से समझना। क्षोभ मंडल पे पहला पॉइंट होगा कि सबसे निचली परत है। ठीक है ना, सबसे निचली परत है, बराबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अब आप यहां पे देख रहे हो, एक तरफ तो लिखा हुआ है मैंने 8 किलोमीटर, दूसरी तरफ लिखा हुआ है मैंने 18 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से समझो। जैसे ये है हमारी पृथ्वी,
तो यहां पे ठंड ज्यादा रहती है, ठंड के कारण यहां वायु सिकुड़ेगी, तो यहां तो इसकी ऊंचाई है यूं, ये सेब की तरह है यूं, और बीच वाले भाग में गर्मी ज्यादा रहती है, तो यहां की वायु फैलती है। तो ये जो है यहां बीच वाले भाग में, इक्वेटर वाले रीजन में, भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा के पास अगर मैं बात करूंगा तो उस क्षेत्र में इसकी जो ऊंचाई है ये 18 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है, 18 किलोमीटर है। बात क्लियर है यहां तक? और वहीं अगर हम बात करेंगे ध्रुवों वाले क्षेत्र में, तो ध्रुवों वाले क्षेत्र में इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि यहां पे टेम्परेचर कम होता है। क्या आपको ये वाली बात समझ आई? प्लीज कमेंट करो एक बार और बताओ मुझे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, अगर मैं बात करूंगा ध्रुवों की, तो ध्रुव पर इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये ठंडे होते हैं, ठंडा स्थान होता है, इस वजह से हवा सिकुड़ती है। और अगर मैं बात करूंगा भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा के आसपास, इक्वेटर लाइन के आसपास 18 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि यहां पे गर्म स्थान होता है, वायु फैलती है, गर्म होकर तो फैलेगी ना वायु। समझ में आ गई? अरे वाह, वेरी गुड। अगले पॉइंट पे आ जाओ। तो यहां सबसे बड़ी बात क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि यहां पे जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे तापमान कम होता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है, और ऐसा माना जाता है कि जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेंगे, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारी गैसों की मात्रा में कमी होती जाती है। तो इसी वजह से, ओके, इसी वजह से ध्यान से सुनना, इस वाले रेट को क्या कहा जाता है, दिस चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। जो टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को कहा जाता है सामान्य ह्रास दर। इसको सामान्य ह्रास दर के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है यहां तक? चलिए जी, अगला पॉइंट है, जब इसमें टेम्परेचर के साथ साथ, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर चेंज होता है, तो इसी वजह से इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? एक ही मंडल में होती हैं। आपका आंसर होगा किसमें? क्षोभ मंडल में। बात क्लियर है यहां तक? चलिए जी, अब आ जाते हैं समताप मंडल पे। जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल में लगभग 20 किलोमीटर के समथिंग अबाउट, क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा है, इसको कहा जाता है क्षोभ सीमा। इसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। ओके, समताप मंडल में यह पाई जाती है कौन सी परत? तो आपका आंसर होगा, इस परत का नाम है ओजोन परत। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना। ओजोन परत की अगर हम बात करेंगे, तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर, जो ओजोन की परत है, ये पाई जाती है सर कहां? ओजोन की जो परत है, ये कहां पाई जाती है? आंसर होगा आपका सर, ओजोन की जो परत है ना, ये पाई जाती है सर किस मंडल में? आंसर होगा आपका, ओजोन की परत पाई जाती है समताप मंडल में। राइट, कौन से मंडल में? समताप मंडल में। अब ध्यान से समझना, जो ओजोन की परत है, ये ओजोन की परत करती क्या है? तो बेटा, ओजोन की जो परत है ना, ये क्या करती है? पैरावैगनिक किरणों को, ध्यान से समझना, ओजोन की परत पैरावैगनिक किरणों को, कुछ किरणों को तो आने से रोकती है, लेकिन वहीं कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओके, क्या कर लेती है? कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती है, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है। अब मुझे कमेंट करके बताओ, अगर ये अपने अंदर कुछ किरणों को अवशोषित करेगी, तो तापमान घटेगा या बढ़ेगा? प्लीज जरा कमेंट करके बताओ। मैंने क्या लिखा यहां पे?
ओजोन परत क्या करती है, जो पैरावैगनी किरण होती है जिनको यूवी रेस कहा जाता है, यूवी रेस को क्या कर देती है, वापस, लेकिन कुछ अवशोषित करती है। कमेंट करके बताओ, कुछ अवशोषित जब करेगी तो तापमान घटेगा या बढ़ेगा? कमेंट करो जल्दी से। तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। तो अवशोषण करने के कारण क्या होता है सर, तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीज, तापमान बढ़ जाता है, तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे ये पानी है, पानी को जब गर्म करोगे आप, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बाष्प, राइट। लेकिन जब बाष्प का टेम्परेचर कम करोगे तब ये पानी की बूंदों में बदलेगा और तभी बारिश होगी। तो बारिश होने के लिए या बादलों का निर्माण होने के लिए कम तापमान की जरूरत होती है, और जिस प्रक्रिया में बाष्प जल की बूंदों में बदल जाता है, इसको कहा जाता है संघनन। और संघनन से ही क्या होता है, बादल बनते हैं। संघनन से ही क्या होता है सर, बादल बनते हैं। तो बादल बनने के लिए कैसे तापमान की आवश्यकता होती है, कम तापमान की आवश्यकता होती है, ना कि ज्यादा तापमान की। लेकिन यहां तो तापमान बढ़ रहा है। तो कमेंट करके बताओ, बादल बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ, बादल बनेगा या नहीं बनेगा। मोहम्मद आदिल का कमेंट आ रहा है, गलत पढ़ा रहे हो बेटे, बिरयानी खा के आओ और लेग पीस खाओ जाके, आप बुद्धि सुधर जाएगी, फिर बात करना, निकलो यहां से, भागो। हाँ जी, बताओ, बादल का निर्माण होगा या नहीं होगा? अरे नहीं होगा, क्यों? दोबारा देखो, बादल का निर्माण होता है संघनन की प्रक्रिया से, ठीक है। बादल का निर्माण संघनन की प्रक्रिया से होता है, और संघनन के लिए कैसा तापमान चाहिए, कम। लेकिन यहां तो तापमान बढ़ रहा है, तो बादलों का निर्माण नहीं होगा। बात क्लियर है यहां तक? बादलों का निर्माण नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ने के कारण मैं लिख देता हूं यहां पे, बादल नहीं बनते हैं। अब मानकर चलो आप पायलट हो, आप जहाज चलाते हो, तो आप कैसे मौसम में जहाज चलाना पसंद करोगे? आप कैसे मौसम में, अब इसके आदिल के कमेंट क्यों नहीं हटा रहा, सुन लिया कर एक बार में। आप कैसे मौसम में जहाज चलाना पसंद करोगे? जहां बहुत कोहरा है, बादल हैं वहां पे, या एकदम क्लियर सड़क पे, मतलब कोई भी व्हीकल है, कोहरे में वाहन चलाना ज्यादा पसंद करोगे या एकदम क्लियर मौसम में? सिंपल सी बात है, हर आदमी को सुरक्षा के लिए एकदम साफ मौसम होना जरूरी है। तो क्योंकि यहां बादल नहीं बनते हैं, इसी वजह से ध्यान से समझना, यहां पे क्या होता है, यहां पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। वायुयान का मतलब हेलीकॉप्टर से मत समझ लेना, एरोप्लेन, बड़े बड़े जहाज। आगे बात समझ में क्लियर है ना, पूरा समझ आ गया? इसको जस्ट अपोजिट पढ़ लो आप। वायुयान क्यों उड़ाए जाते हैं? क्योंकि बादल नहीं बनते। बादल क्यों नहीं बनते? क्योंकि तापमान बढ़ जाता है। तापमान क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ओजोन परत कुछ यूवी रेस को अवशोषित कर लेती है। बात क्लियर है यहां तक? वायुयान उड़ाए जाते हैं, एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। ये पूरा डेटा कौन सी लेयर का है? आपका आंसर होगा, पूरा डेटा है सर यहां से यहां तक जो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सभी पॉइंट हैं समताप मंडल के। अब आ जाओ सर मध्य मंडल में। मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे धूलकण नहीं पाए जाते। मध्य मंडल में क्या नहीं होते? धूलकण नहीं होते। और जब इसमें धूलकण नहीं होते हैं मध्य मंडल में, तो ऐसी स्थिति में यहां से सनराइज यूं ही पार चली जाती है और पार आ जाती है, ऊर्जा का वितरण नहीं होता यहां पे। तो इसी वजह से सबसे ठंडी लेयर है मध्यमंडल जो है। ये कैसा होता है?
मध्य मंडल होता है सबसे ठंडा, है ना। यहां का टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। आगे बात समझ में। यूवी रेज का हिंदी पैरावैगनीकरण होता है। पहले इतना बताओ फिर आगे का बताता हूं मैं, पहले इतना नोट करो, जल्दी से नोट करो, कर दो नोट जल्दी से। समझ में आ रहा है सारे लोगों को? एक बार कमेंट करना। सर आपकी यूपीएसआई की बुक वेरी नाइस, बहुत अच्छे से लिखी है वो यूपीएसआई वाली बुक। सारे लोगों को समझ आ रहा है? वेरी गुड। सर सर्दी में बारिश क्यों होती है? सर्दी में वर्षा होती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण बेसिकली हमारे भारत में, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब सर्दी होती है तो बादलों का निर्माण नहीं होता। भाई वायुमंडल में जलवाष्प तो मौजूद है ही है ना, तो इसी जलवाष्प का जब संघनन हो जाता है तो बारिश हो जाती है। सर्दी के मौसम में कम हो पाता है संघनन तो कम वर्षा होती है, या आप यूं कह लो सर्दी के मौसम में जलवाष्प कम बनता है तो बारिश कम होती है सर्दी में, गर्मियों में ज्यादा होती है तो ज्यादा होता है। हो गया? रफ कर दूं इसको, नीचे नीचे का रफ कर देता हूं मैं। ओके, अब आ जाओ सर आयन मंडल और वरहि मंडल, इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको भी हटा देता हूं मैं, कोई नहीं। अब देखो बहुत ध्यान से, आयन मंडल के बारे में समझाता हूं मैं। जैसे सर ये है पृथ्वी हमारी, क्लियर है? ये पृथ्वी है हमारी और ये एक लेयर हो गई, ठीक है। ये है आयन मंडल। पूरा समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो इस लेयर में क्या होता है, गैसों का आयनीकरण शुरू हो जाता है। पहली बात ध्यान से समझना, यहां पे स्थापित किए जाते हैं, मानकर चलो ये कोई भी यहां पे रेडियो स्टेशन बना दिया, क्या स्थापित कर दिया? रेडियो स्टेशन आयन मंडल में। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? आप यहां पर हो, मान लेते हैं आपने यहां से लगाया 92.7 एफएम, 92.7 बेग एफएम लगाया आपने, क्लियर है? तो जब आपने यहां से ये वाला चैनल लगाया तो यहां से रेडियो वेव जाएंगी यहां पे, और ये रेडियो स्टेशन क्या करेगा, इसकी तीव्रता को बढ़ा के वापस यूं भेज रहा होगा। आगे बात समझ में? तो यहां पे भी एफएम चल रहा होगा, यहां भी चल रहा होगा, यहां भी चल रहा होगा, क्लियर है? तो ध्यान से समझना, जो रेडियो स्टेशन है इसने क्या किया, रेडियो तरंगों को तीव्रता बढ़ाकर वापस किया। इसी से हमारा पूरा का पूरा रेडियो सिस्टम जो है वो काम करता है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कमेंट करो जल्दी से। रेडियो स्टेशन जो लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? कि रेडियो की क्या कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कर दें। बात समझ आ रही है आपकी? वेरी गुड, गुड, क्लियर है ना यहां तक? बिल्कुल सेम रेडियो सिस्टम। तो आयन मंडल में क्या किए जाते हैं सर? एक तो रेडियो स्टेशन लगाए जाते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, एक पिंड होता है जिसको उल्का कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है सर? उल्का कहा जाता है। जैसे ही ये यहां पर आएगा उल्का, यहां आते ही ये जलना शुरू कर देगा। उल्का क्या करेगा? आयन मंडल में आते ही जलना शुरू कर देगा। तो ऐसा माना जाता है कि यहां पर एक और लेयर मान लेते हैं, ये जो लेयर है ये लेयर है मध्य मंडल।
आगे बात समझ में? ये लेयर कौन सी है सर? मध्य मंडल है, पीले कलर वाली। तो यहां तक आते आते जो उल्का है ये हो जाते हैं नष्ट। तो मध्य मंडल इनको रोकता है और आयन मंडल में आते ही ये जलना शुरू कर देते हैं। या तो यहां तक नष्ट हो ही जाएगा, है ना, ऐसे लिख लो आप, 90% नष्ट हो जाता है, चांस ये होते हैं। फिर भी अगर नष्ट नहीं हो रहा है तो पृथ्वी पर जाकर गिरेगा। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि उल्का जो होते हैं वो किस लेयर में जलना शुरू करते हैं, तो आपका आंसर होगा उल्का आयन मंडल में आते ही जलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सी लेयर उल्का पिंड से हमारी सुरक्षा करती है, तो आंसर होगा मध्य मंडल। आंसर क्या होगा? मध्य मंडल। बात क्लियर है यहां तक? चलिए अब ध्यान से समझना, एक और लेयर मान लेते हैं लास्ट, ये वाली। इस लेयर को क्या कहा जाएगा सर? इस लेयर को कहा जाएगा वरहिमंडल। याद रखना, रेडियो स्टेशन तो लगा दिए जाते हैं कहां पे? आयन मंडल में। लेकिन अगर वही हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, कृत्रिम उपग्रह की, तो कृत्रिम उपग्रह जो लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं वरहिमंडल में। कृत्रिम उपग्रह कहां लगाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा ये लगाए जाते हैं सर वरहिमंडल में। पूरी बात समझ में आई या नहीं आई? रेडियो स्टेशन आयन मंडल में, रेडियो स्टेशन आयन मंडल में, और जो वरहिमंडल है ना, ये होता है 10,000 किलोमीटर तक। एक्सोस्फीयर में क्या लगाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा सैटेलाइट लगाए जाते हैं। सर हम अर्थ के अंदर हैं या बाहर परत पे हैं? हम पृथ्वी पर बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे आपके पास एक 5 रुपए की बॉल थी और उस बॉल में आपने चारों तरफ यूं आलपिन फंसा दिए। ये अर्थ है, हम यूं हैं ऐसे चिपके हुए पृथ्वी पे, चारों तरफ ऐसे चिपके हुए जैसे मिठाई के ऊपर चारों तरफ से आके मक्खियां बैठ गई, ऐसे चिपके हुए हैं। इसका मतलब यह कि अगर कोई आदमी साउथ पोल पे पहुंच गया तो उल्टा लटका हुआ है आदमी, पैर ऊपर है सिर नीचे है। अब आप पूछोगे कि सर वो गिर क्यों नहीं रहा? फिर गुरुत्व के कारण, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण के कारण हम पृथ्वी के चारों ओर चिपके हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हम पृथ्वी के चारों ओर चिपके हुए नहीं होते। तो याद रखना, हम बिल्कुल ऐसे यहां पे जो अर्थ की सरफेस है ना, अर्थ की सरफेस सबकी, क्योंकि ये 2D है 3D नहीं है, बिल्कुल आप ऐसे मान लो कि अगर ये पृथ्वी है तो हम पृथ्वी के चारों ओर यहां पे ऐसे रह रहे हैं। आगे बात समझ में? हम यहां पे ऐसे रह रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए जी, मैं इसको रफ करके पूरा लिख देता हूं। मैंने बताया आपको किसके बारे में? मध्यमंडल क्या करता है सर? मध्यमंडल उल्का पिंड से सुरक्षा करता है। ओके, ये क्या करता है सर? ये उल्का पिंड से सुरक्षा करता है। ओके, प्रोटेक्ट किससे? बाय मेटियोर्स। आयन मंडल में क्या होता है सर? आयन मंडल में रेडियो स्टेशन लगाए जाते हैं और यहां पर क्या होता है? जो उल्का होते हैं, उल्का जलना शुरू। वरहिमंडल में क्या होता है सर? यहां पर कृत्रिम उपग्रह लगाए जाते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका वायुमंडल से छूट जाए या ऐसा हो जो इसमें कवर ना हो रहा हो, वो आप स्क्रीन पर कर सकते हो। अब बात यह आ जाती है कि क्या नाम है, उल्का पिंड कहां से आता है, क्या है, वो सब आपको अगले चैप्टर में मतलब अगली यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि जब क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ था उसी टाइम पर उसी के कुछ भाग हैं जो रैंडमली पृथ्वी से दूर कहीं घूम रहे हैं। ओके, और जैसे ही ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं तो पृथ्वी इनको आकर्षित कर लेती है।
ओके, उल्का किसका बना होता है? तो आपका आंसर होगा गैस होती है, धूल कण होते हैं, चट्टानी कण होते हैं उल्का के अंदर, इन सब के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। ओके, चलिए जी, ये पूरा चैप्टर मैंने क्लियर करा दिया है। इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन से एक बार में दोबारा सुन लो ध्यान से। सबसे ज्यादा आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं इसको हटा देता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल में होती हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। किस मंडल में बादलों का निर्माण नहीं होता है और वायुयान चलाए जाते हैं? समताप मंडल में। सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल। और किस परत में रेडियो स्टेशन लगाए जाते हैं? आयन मंडल में। किस परत में आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाए जाते हैं? वराही मंडल में। और आपसे फिर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है सीक्वेंस में लगाने को, कि नीचे से ऊपर सीक्वेंस क्या होगा, ऊपर से नीचे क्या होगा, है ना। आप बड़े ही आसान तरीके से सीक्वेंस को लगा सकते हो। बराबर है यहां तक? चलिए जी, टॉपिक समझ आया आपको या नहीं आया? मैं बता दूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं बैच में जिनके जीवन का उद्देश्य है कि जो भी टीचर, जो भी सर या मैम पढ़ाने आए हुए हैं वो हमारा नाम लें, और सर या मैम के नाम लेते ही हमारे आत्माओं को संतुष्टि मिलेगी, हमारी आत्माएं तृप्त हो जाएंगी और हमारा बैच खरीदने का जो मकसद था वो सक्सेस हो जाएगा। उन्हीं में से हमारे एक जाबाज विद्यार्थी हैं जिनका नाम कांति है। इन्होंने कई बार कमेंट किए, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बदकिस्मती थी आज इनकी, इनका नाम नहीं लिया गया, लास्ट में अपने आप ही थैंक यू बोल के चले गए। तो अगर आपको ऐसी हरकतें करनी है तो फिर आप एक काम करो, घर वालों से बोलो वो आपको च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स ला के देंगे, क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे हो अभी। आगे इस बात समझ में, ये बचकानी हरकतें छोड़ दो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हरकतें ये करते हैं कि मैं कुछ ऐसा लिखूं या ये बोलूं कि एक बार नाम लेते हैं, क्या होने वाला है उससे? सिलेक्शन लो भाई, हम तुम्हें खुद बुलाएंगे, तुम्हारे यहां इस स्टूडियो से ही तुम्हारा इंटरव्यू करवाएंगे, लाइव दिखाएंगे ये हमारे स्टूडेंट थे, देखो आज वर्दी पहन के कितने स्मार्ट लग रहे हैं। तो काम से काम रखा करो। और कुछ तो इतने महान होते हैं वो यही डिसाइड कर देते भाई, अरे देख ले टीचर की मजाक बन गई, जैसे वो एमडी नाम से कमेंट आ रहा था, मन कर रहा था सामने हो ना कान ही कान पे लगाऊं तेरे, कह रहा जी सर आपकी तो सब मजाक बनाते हैं। मतलब खुद के दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है और वो और स्टूडेंट के लिए और मेरा मतलब इरिटेशन को बढ़ाने की कोशिश और कर रहा है। मैं कह दूं कि हाँ यार सही कह रहा है, स्टूडेंट तो बहुत खराब है। हाँ हाँ कांति, सॉरी कहने से कुछ नहीं होता, संभालो अपने आप को। तो ध्यान से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, है ना। ये हरकतें तो एकेडमिक वाले हम बच्चों को पढ़ाते ना वो करते हैं, बोले गुरुजी बस एक बार नाम ले दो, पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, मजा आ जाएगा। तो होश में आ जाओ, है ना। और मुझे अच्छे से पता है कि स्टूडेंट बहुत रेस्पेक्ट करते हैं मेरी और बहुत प्यार भी करते हैं, ये बात मुझे अच्छे से पता है। प्रॉब्लम मेरे साथ ही है कि जो नेगेटिव कमेंट होते हैं ना, मैं वो नेगेटिव कमेंट पढ़ देता हूं यहां पे। तो जो घटिया सोच वाले लोग होते हैं उनको ये लगता है कि अरे यार इनको तो ऐसे ऐसे बोल दिया। अब देखो अभी कुमार कमेंट कर रहा है आप महान हो सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैंने नहीं पढ़ा। आशुतोष कह रहा है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, है ना। बहुत ऐसे, निरंजन का बहुत देर से कमेंट आ रहा है लव यू गुरुजी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जिनका पॉजिटिव कमेंट होता है, मैं पढ़ता नहीं हूं उसको। तो अच्छे से पढ़ाई करो, कई बार मैंने समझाया भी है। चैप्टर फिनिश हो गया है। कल की क्लास में, है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है कौन सा? प्रेशर बेल्ट। ओके, प्रेशर बेल्ट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। प्रेशर बेल्ट की बात करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। भगवान आप सबका भला करे। हाँ, और जो लोग इधर उधर भटक जाते हैं उनको सद्बुद्धि भी दे।